हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपके प्रबोध मॉडल पेपर कक्षा 10वीं 2025 की भाई जो है सेट ए को कौन से विषय का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले विज्ञान का। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। ये 4 सेट है तो चारों सेट को 1 बाय 1 प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों को, इसलिए बहुत ध्यान से देखते चलिए, तैयारी करते चलिए। अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ है ना, तो मैं तो बोलूँगा इन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। 100% तो नहीं बोलूँगा, बट 60, 70, 80% तक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रबोध मॉडल पेपर की शीट 1 की जो है हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं विद क्वेश्चंस। तो आप लोग क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी प्रिपेयर जो है करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कर लिए जूम। इसको देखो, प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो एकमात्र देखो यहाँ पर OH वाला है, OH वाला है मतलब वो क्या हो जाएगी, क्षार हो जाएगी। CH3COOH क्या है, अम्ल नहीं है। तो सा इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में बोला जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। किस आधार पर मेंडलीफ ने, तो मेंडलीफ ने भाई परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में जो है व्यवस्थित किए हैं। इसको आपको लिखना होगा। फिर थर्ड प्रश्न की बात करें तो धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है, निम्न में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है। तो यहाँ पर सोडियम जो है सबसे सक्रिय धातु है। चौथा प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, चौथा की हमारा जो हो जाएगा कौन सा भाई, शुक्रवाहिका। तो देखो, इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैं आपको 1 महीना पहले ही हाफ ईयरली के लिए सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया था। उसमें इनमें से बहुत से देखो, इसी सही विकल्प में से 3 क्वेश्चंस उसमें फंसा फुसाया। ये तीनों क्वेश्चंस मैं भी उसमें रखा हुआ हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ये तीसरा और चौथा रखा हूँ। तो भाई कितनी अच्छी है कि पहले से आप लोगों को प्रिपरेशन करा दिया गया था। तो बस आप लोग भी ध्यान से प्रिपरेशन करते चले, समझते चले। पांचों में क्या बोला जा रहा है, एक गाय घास खाती है, उसके देखो इसको पूरे यहाँ से ले आते हैं। ठीक है, एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बनने वाले ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अपशिष्ट राख आदि मिट्टी में मिल जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, तो संपूर्ण प्रक्रिया जो है क्या कराते हैं, पदार्थों का चक्र। इसमें आंसर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्लियर है। फिर आपके खंड ब में क्या दिया जाएगा, रिक्त स्थान दिया जाएगा। तो रिक्त स्थान को इस तरीके से करना है, जैसे कि पहला में क्या बोला जा रहा है, एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन खालिस्तान विधि से किया जाता है। तो शीघ्र सिरका विधि से, कौन सी विधि से, शीघ्र सिरका विधि से। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होती है, तो एम्पियर। हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, तो हेमेटाइट का क्या होता है, Fe2O3। इसकी आंसर हो जाएगी। फिर प्रश्न चौथा और पांचवा की बात करें तो देखो, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले खालिस्तान ने किए थे, तो टेंसले ने किए थे। कौन, टेंसले ने किए थे। फिर अगला क्या बोला जा रहा है, एक लेंस की क्षमता 5+5D है, तब लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान सेंटीमीटर होगी, तो 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ आप लोगों को लिखना होगा। क्लियर। फिर हम लोग चलते हैं इसके सही जोड़े बिनाइये पर। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रबल अम्ल दिया हुआ है, एक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर वो किस में चला जाएगा, HCl में चला जाएगा। धावन सोडा का जो सूत्र ये होता है, ये दो तो पता है अपन को। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो यहाँ पर फैराडे आ जाएगा। अकार्बनिक पदार्थ और संश्लेषित घोलक, तो संश्लेषित घोलक टेफ्लॉन में जाएगा और ये किस पे चला जाएगा, नाइट्रोजन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैच करना है। फिर बच्चों यहाँ से 2 अंक वाली प्रश्नों को आपको देख लेते हैं। भाई क्या बोला जा रहा है कि भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिख रहे हैं। तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ये आपको याद रखना है। क्लियर। अभी से तुरंत ऑन द स्पॉट याद करते हुए चलिए, तैयारी करते हुए चले। मेथिलोप्रोपेन 1 ऑल का संरचनात्मक सूत्र लिखना है, तो इसकी संरचनात्मक सूत्र ये हो जाएगा। भाई बच्चों इसको कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं समझा तो नहीं पाऊंगा अच्छे से यहाँ पर, बट आने वाली वीडियोस में उसको पूरी डिटेल बता दूंगा। सौर सेल के 2 लाभ लिखना है, तो सौर सेल के 2 लाभ देखो। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। पहला लाभ क्या है, सौर ऊर्जा से हम सौर सेल से क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, दूरस्थ गांवों में
क्या कर सकते हैं, दूरस्थ गांवों में जहां विद्युत नहीं है वहां पर भी हम सौर सेल के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, यह प्रदूषण रहित होता है, ये इसकी अगली लाभ है। इस तरीके से आप लोग लिखोगे। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, श्वसन द्वारा ली गई वायु में कौन सी गैस होती है? तो श्वसन द्वारा ली गई वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% व जल वाष्प होती है, ये आपको लिखना है। फिर चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम, क्या याद रखना है, विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम जिसमें भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको लिख के आएंगे। फिर ये प्रश्न अगला क्या दिया हुआ, -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसको बदलने वाली वीडियो ऑलरेडी डल गई है चैनल पर, वो आपको मैं इसमें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पर देख लो, इसके सॉल्यूशन इस तरीके से करना है आपको। 8 - 32 इसमें डायरेक्ट किया गया है, तो आप लोगों को थोड़ी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, तो इसको देख लेंगे। और समझाने वाली जो वीडियो डिटेल उसकी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेंगे। अगला 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है, बताइए कि आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान स्पर्श करके व प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार कर सकते हैं? तो स्पर्श देखकर कैसे पता चलेगा, छूने से कैसा पता चलेगा? देखो, अगर छूने से दबा हुआ लगा तो वो अवतल दर्पण है, उभरा हुआ लगा तो उत्तल दर्पण है, इस तरीके से। और उसके हमें प्रतिबिंब के आधार पर अगर बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनता है तो अवतल दर्पण, उसी तरह सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वो उत्तल दर्पण होगा। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखना है, चैप्टर नंबर 12 की क्वेश्चन है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर करता है। इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बट ये सिद्धांत नहीं है, इसकी आंसर इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर पूरे सिद्धांत लिखने बोले तो सिद्धांत लिखा जाना चाहिए, ये आंसर इनकरेक्ट है, इस पर नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, तो क्या बोला जा रहा है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, क्या याद रखना है आपको, संकरण के बाद जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहता है। भाई, जो लक्षण दिखाई दे देगा उसको प्रभावी, और जो दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर यहाँ से 4 अंक वाला प्रश्नों की तैयारी आपको करना है। भाई देख लो, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है परमाणु क्रमांक, इसलिए 30 तक का अच्छे से याद रख लो। अब इस तत्व का पहचान करके नाम बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की समूह कौन से समूह में, इसको लिखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखना है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा। तो देखो, सबकी आंसर यहाँ पर 1 बाई 1 देख लेते हैं। जैसे कि इस तत्व का नाम क्या है, तो सोडियम है, कौन से समूह में है, तो IA समूह में है, तीसरे आवर्त में है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से इसका हो जाएगा। तो देखो, सबसे अच्छी क्वेश्चन है यहाँ से चैप्टर नंबर 4 से, तो वो आप बहुत अच्छे से बच्चों कर लेंगे। इसके अथवा में देख लेते हैं कैसे प्रश्न को देखा गया है। यहाँ पर देखो, पार्ट 2 की प्रश्न है, सारणी में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना कि किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होगा, कौन अम्लीय है, कौन उदासीन है। बस ये 3 ठो बता देना है। यहाँ पर दिया जैसे कि 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 वाला उदासीन होता है, तो ये हो गया उदासीन। और 7 से कम जो है, जैसे कि ये 7 से कम है ये दोनों, तो ये अम्ल है, और ये दोनों जो है क्या होगा, क्षार होगा। क्लियर है? 7 जो है उदासीन, और 7 से जितना भी कम होता है वो अम्ल होता है, और 7 के बाद वाला क्षार होता है। बस इस चीज़ों को याद रखना, फिर कुछ भी दे आपसे बन जाएगा। फिर क्रियात्मक समूह लिखने वाले क्वेश्चंस, भाई बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो ध्यान से आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपरेशन जो है कर ले। क्रियात्मक समूह देखो, इसमें क्या हो जाएगा, OH है तो एल्कोहल, OH, इसके पीछे में क्या है Cl, इसके पीछे में क्या है CHO, तो इसलिए ये इसका हो जाएगा। तो बस आपको नाम वगैरह याद रखना पड़ेगा, पीछे वाला ही उसका क्या होती है, क्रियात्मक समूह होती है। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चंस को घुमा के दिया। विज्ञान ही मेरे हिसाब से सबसे हार्ड आने वाली है 10th में, इसलिए बहुत ध्यान से इसको डिटेल वे पे पढ़िए। कैल्शियम का एक यौगिक जो पीलापन के लिए हुए सफ़ेद रंग का पदार्थ है का उपयोग वस्त्र उद्योग और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इस यौगिक का नाम लिखना है। इस यौगिक को वायु में खुला छोड़ने से कौन सी गैस मुक्त होती है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखो, उस यौगिक का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है,
ठीक है। अब पीलापन लिए हुए एक सफ़ेद चूड़ जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है, वायु में खुला छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस जो है मुक्त करता है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई इस साल के लिए, तो इसमें से हर एक प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न अभी तक मैं नहीं देखा हूं जो हमारे निचोड़ सीरीज में ना हो। पूरी की पूरी क्वेश्चन निचोड़ सीरीज से बनी, इसलिए निचोड़ की वीडियोस देख लो, प्रॉपर चैप्टर वे पे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो। इस तरीके से आपका हर एक सेट का तैयारी हो जाएगा। जीवों के विकास सिद्धांत के 4 बिंदुओं का वर्णन करना है, तो देखो डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत का मुख्य बिंदु निम्न है। देखो क्या क्या सिद्धांत है। जीवों में विविधता पाई जाती है भाई, नई प्रजातियों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जीवों से हुई है ना। फिर जीवों की उत्पत्ति जो है भाई एक समान पूर्वजों से हुई है, और जीवों में जो अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, प्रजातिकरण किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर के समझाना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रजातिकरण लिखना है, फिर इसके उदाहरण को जो है लिखना होगा। फिर रियो की पत्ती के स्टोमेटा का चित्र बनाकर स्टोमेटा के कोई 2 कार्य लिखिए। ये सब चीज़ क्वेश्चंस को तो हम ऑलरेडी आपको बता रखे कि इस साल के एग्जाम में यही सब कुछ आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए स्टोमेटा का चित्र बनाना है और इसके कार्य को इसको आपको लिखना होगा। क्लियर। इसके अथवा में दिया मनुष्य को उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, इस तरीके से पूरे चित्र को करोगे। ठीक है। फिर प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, तो देखो पिछले साल के मॉडल पेपर और इस साल के मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। जो क्वेश्चंस आ चुका है बस उसको हटा दिया गया, बाकी फिर से वही 23 और 24 में जो क्वेश्चंस था उन्हीं प्रश्नों को रखा गया। कोई भी नया प्रश्न मॉडल 23 और 24 में जो आया है बस उसको हटा दिया, फिर वही प्रश्न को डाल दिए हैं, बात खत्म। इतना ही किए गए हैं और कुछ नहीं। ठीक है। तो देखो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपको करना है अच्छे से, चेक। फिर ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का हो जाएगा। फिर इसके अथवा में दिए अपवर्तन के नियम लिखना है, 2 अपवर्तन के नियम है, दोनों अपवर्तन को नियम को अच्छे से लिख लेना है, जिससे आपको 5 मार्क्स जो है मिल जाए। चित्र भी आपको बनाना होगा। 16 नंबर के प्रश्न देखो यहाँ पर ए और ब में तोड़ के दिए हुए हैं। अगर किसी श्रेणीक्रम परिपथ में विद्युत बैटरी द्वारा 6 वोल्ट विभवांतर है, अगर पहले बल्ब के पास 2 वोल्ट का विभवांतर है तो दूसरे बल्ब के पास विभवांतर जो है ज्ञात करना है, तो इसको अच्छे से करना होगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला इसके बी में क्या दिया हुआ है, देखो आपको विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर लिखना है, तो 3 अंतर यहाँ पर लिख लोगे जिससे आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक। इसके अर्थों में क्या दिया, किलोवाट क्या है, इसका मान जूल में लिखना है। फिर किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है उसको आपको करना है। तो अच्छी अच्छी क्वेश्चन से इन प्रश्नों को करेंगे। फिर 6 अंक के प्रश्न भी इस तरीके से टूट के आएगा। आपको खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है, और क्या करना है, मिश्र धातु किससे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण द्वारा आपको समझाना होगा। इसके अर्थों में धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करना है, और इसके ब में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन की कोई 3 औद्योगिक उपयोग जो है आपको लिखना है। 18वां प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी में को उदाहरण सहित समझाना है। ऐसे ही प्रश्न आएगा, बस इन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लो, फिर डेफिनेटली आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसके अथवा में धमनी व शीरा में अंतर लिखिए करके। ठीक है। देखो आप लोगों को क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ऐसा स्क्रीन पे समझाना ऑल क्वेश्चंस को पॉसिबल नहीं होती, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए या वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, फिर कंटिन्यू बस सिर्फ इसी को जो है तैयारी कीजिए। ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो।